नमस्कार साथियों, दृष्टि एचसीएस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये है हरियाणा के इतिहास का सेशन और आज पार्ट 4 है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने प्राचीन हरियाणा के इतिहास को कवर किया है। पार्ट 2 में हमने मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास को कवर किया है और पार्ट 3 में हमने आधुनिक हरियाणा के इतिहास को कवर किया है। आज का जो ये सेशन है ये है पार्ट 4 और इसमें हम मुख्यतः 1949 से लेकर के, और यदि हम देखें तो 1947 भी कह सकते हैं, 1947 से लेकर के 1966 तक का जो इतिहास है, हरियाणा के जन्म तक का इतिहास, उन सभी चीजों को हम कवर करेंगे। आज के सेशन में हम तथ्य को भी कवर करेंगे प्लस कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिस कारण पंजाब जो आज का जो स्टेट है उससे हरियाणा को अलग किया गया, एक अलग राज्य बनाया गया। अच्छा, हरियाणा और पंजाब में ऐसे क्या विवाद था कि जो चंडीगढ़ है आज भी एक शेयर्ड कैपिटल है। जब हरियाणा का जन्म हुआ, जो कमेटी थी उसने चंडीगढ़ किसको सौंपा था, और क्या चंडीगढ़ एक कॉमन कैपिटल ही रहेगा आने वाले समय में भी, या फिर कुछ इसका एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है कि दो स्टेट हैं, अपनी एक की कैपिटल हो जाए और दूसरे स्टेट की कोई नई कैपिटल हो जाए। इसकी क्या क्या संभावना है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए साथियों, एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है हरियाणा का इतिहास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। यदि आप 2026 का ही पेपर उठा करके देखें, जैसे ये क्वेश्चन 2026 में ही पूछे गए हैं, इस बार जो पेपर हुआ है अभी कुछ महीनों पहले ही, जैसे जेसी शाह कमीशन से सीधा सीधा क्वेश्चन आया। और ये देखिए, आप यदि पहले के पेपर भी उठाएंगे तो भी प्रश्न कमीशन से आए हैं, क्योंकि हरियाणा की जो हिस्ट्री है, हरियाणा की पॉलिटी है, हरियाणा की आर्ट एंड कल्चर है, वो इतने ज्यादा विस्तार में नहीं है दूसरे स्टेट की तरह, मतलब इतने ज्यादा बड़े नहीं है। आपको थोड़ी सी चीजें हैं वही बार बार पूछी जाती है, बस आपकी पकड़ होनी चाहिए। और पकड़ में भी ये भी नहीं कि केवल और केवल आपको आपका जो दायरा है, मतलब आपने केवल सारी चीजों को कवर कर लिया लेकिन डेप्थ में आपने कवर नहीं किया। देखिए, एचपीएससी का पेपर अगर यदि आप दे रहे हैं तो आपको कवरेज भी करनी है, मतलब सारी चीजें आपकी कवर होनी चाहिए, प्लस वो डेप्थ में भी होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी गहराई भी होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए 2026 में पूछा गया ये प्रश्न था, और ये प्रश्न यदि आपने ठीक से पढ़ा है हरियाणा के इतिहास को, यदि आपने कमेटी के बारे में पढ़ा है, सरदार हुकम सिंह कमेटी, जेसी शाह कमीशन के बारे में आपने पढ़ा है, यदि वो पूरा इतिहास आपको पता है, वो डिबेट सारी पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया, ये देखिए लास्ट जो सेशन था पार्ट 3, उसमें हमने इन सभी पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस किया था। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ गया, सर छोटू राम, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला मुरलीधर, श्री राम शर्मा, सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है। अब या तो आपको इनके आंसर पता है या नहीं पता, बस यही दो केस हो सकते हैं, तीसरा तो कोई है ही नहीं, तुक्का भी नहीं मार सकते आप इस पे। तो ऐसे स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी पूछता है, कॉन्सेप्ट भी पूछता है। अब और दो क्वेश्चन देख लीजिए, 2026 में ऐसे ही प्रश्न आए हैं। जैसे कि एक ये प्रश्न है जो कि सीधा सीधा पूछा हुआ है कि कुछ इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट, आप इनको अरेंज करिए कि सबसे पहला कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। जैसे लास्ट टाइम ही हमने सुरजीआंजन गांव की संधि पढ़ी है, सीधा सीधा पूछा गया ये भी। उसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि द बैटल ऑफ करनाल, ये भी सीधा सीधा देखा हुआ है हमने। तो देखिए सीधी सीधी चीजें अरेंज कराई हुई है। यदि आपको सारी चीजें पहले से पता है तो आप इनको कर पाएंगे, यदि चीजें नहीं आती है तो जाहिर सी बात है नहीं होगी। उसी के साथ साथ देखिए लास्ट वाले सेशन में हमने रिवोल्ट 1857 की जो क्रांति थी उसमें हरियाणा का क्या रोल रहा, कौन कौन से लीडर थे, उन सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। सीधा सीधा प्रश्न है ये, ठीक है, मान लिया कि थोड़ा घुमा करके पूछ रखा है, पर एटलीस्ट आपको पता तो होगा ना, आप कुछ तो उसमें कर सकते हैं ना। आपने यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए सारे सेशन देखो, शुरुआत से आपको शुरू करना है और जितने भी पार्ट है सारे कवर करिए, जब आप बेहतर रिजल्ट आएगा, जब आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अपने नोट्स बनाना चाहें अपने नोट्स बना लीजिए, यदि यहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी पढ़ना चाहें आप वैसे चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए पोस्ट पार्टीशन रियलिटी आपको पहले समझनी पड़ेगी। मतलब हरियाणा और पंजाब का जो विभाजन है कि पहले एक राज्य था हरियाणा और पंजाब, उसके बाद ये दो राज्य बने। दो राज्य बने क्यों, विभाजन कैसे हुआ, उसकी रियलिटी आपको जाननी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि आज का जो पंजाब है, उस हरियाणा उसका एक पार्ट था, मतलब ये दोनों एक ही राज्य थे। थोड़ा सा पीछे जाइए, 1947 में जाइए, आप सभी को यह भी पता है कि जब विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, जब बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ था,
आज का जो पंजाब आपको दिखता है, आज का जो स्टेट है, राज्य हमारा पंजाब, उससे लगभग 2 से 2.5 गुना जो पंजाब का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के पास है, मतलब वो पाकिस्तान के हिस्से में गया था। हमारे पास जो पंजाब आया था, उस पंजाब में आज का पंजाब और हरियाणा, ये 2 राज्य थे जो कि पंजाब बनाते थे, मतलब हरियाणा पंजाब का ही पार्ट था और चंडीगढ़ फिर कैपिटल थी। लेकिन रियलिटी देखिए क्या है कि विभाजन के बाद जो पूर्वी पंजाब है उसी में ही हरियाणा है, लेकिन आपको यह पता है कि 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, ये एक ही स्टेट में 2 अलग अलग जोन हैं। यदि आप इसको अच्छे से बेहतर समझना चाहें तो देखिए, एक ही राज्य में 2 क्षेत्र हैं, दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, दोनों की संस्कृति कल्चर अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। 2 भाषा है, ये कतई भी ये पैमाना नहीं है कि उससे अलग अलग राज्य बने। यदि ऐसी बात है तो फजल अली जो आयोग थी, फजल अली कमीशन, वो कभी इस बात को मतलब बहुत पहले इस बात को शायद स्वीकार कर लेती कि भाषा के आधार पर यदि आपको राज्यों का पुनर्गठन करना है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन करना है तो आप कर लीजिए। लेकिन फजल अली कमीशन ने भी शुरुआत में इस चीज को मना किया था कि नहीं, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन भाषा के आधार पर हो सकता है कि ये आने वाले समय में रीजनलिज्म की तरफ चला जाए, मतलब क्षेत्रवाद की तरफ, कि रीजनल आइडेंटिटी जो है वो नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर हावी हो जाए। जैसे कि आज के दिन आप देखते हैं ना कि मैं अमुक राज्य से हूं, मैं अमुक राज्य से हूं, ये क्या है, ये रीजनल आइडेंटिटी, राज्य की आइडेंटिटी, क्षेत्रीय जो आपकी पहचान है। क्षेत्रीय पहचान कहीं जो देश की पहचान है, मतलब नेशनल आइडेंटिटी है, उसके ऊपर हावी ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, एक स्टेट होगा तो जरूरी नहीं है उसके अंदर एक ही भाषा बोली जाएगी, एक स्टेट में मल्टीपल भाषा भी हो सकती है। जैसे कि हिंदी में जो हिंदी भाषी जो राज्य है, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, बिहार, भाषा क्या है, हिंदी ही बोली जाती है, उसके अलग अलग डायलेक्ट हो गए, लेकिन राज्य अलग अलग हो गए। तो ये डिसाइड किया गया कि एक भाषा में मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं, एक भाषा पे बहुत सारे राज्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक भाषा और केवल एक राज्य। अब वापस यहां पर आइए, थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया थोड़ा सा फजल अली आयोग के बारे में, फजल अली कमीशन। अब जो पंजाब और हरियाणा है उसको आप ऐसे समझिए कि एक ही राज्य है, लेकिन उसमें 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, और उन दोनों क्षेत्रों में जो विभिन्नता है उसके बारे में बात करते हैं, डिफरेंसेस के बारे में। देखिए, भाषा क्या है, जो आज का जो पंजाब है उसकी पंजाबी भाषा है। यदि हम उसकी स्क्रिप्ट की बात करें तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, मतलब भाषा पंजाबी है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। अब आप हरियाणा की तरफ आइए, जो हरियाणा जो क्षेत्र है उसकी भाषा क्या है, हिंदी है, उसकी लोकल भाषा, और बहुत सारे अलग अलग बोलियां, मतलब डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, जैसे कि हरियाणवी हो गया, मेवाती हो गया, अहिरवटी हो गया, ऐसे बहुत सारे डायलेक्ट हैं। देखिए, भाषा के कारण ही होमो सेपियंस बने, अदरवाइज होमो इरेक्टस होमो सेपियंस से ज्यादा मजबूत थे, शारीरिक वाइज में ज्यादा मजबूत थे। यदि और भी स्पीसीज देखें तो होमो सेपियंस ही इतने ग्रो क्यों कर पाए, आगे बढ़ पाए, होमो सेपियंस ही इतने इंटेलिजेंट क्यों हो पाए, होमो सेपियंस ही अपना विकास यहां तक आज के दिन लेकर के आ पाए, क्यों लेकर के आ पाए, उसमें एक सबसे बड़ा रोल है भाषा का। इसीलिए भाषा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी भाषा हो, कहीं पर भी, चाहे कितने भी लोग उसको बोलते हो, थोड़े भी, यदि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, तब भी दोनों भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है समाज में, उस समाज में, पर्टिकुलर समाज में और पूरे के पूरे में। इसीलिए भाषा का बहुत गहरा प्रभाव रहता है, हमारे इतिहास पे भी है, हमारे समाज के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव होता है भाषा का। अब भाषा के आधार पर यदि भाषा की आप उनको, जैसे भाषा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो इतने सेंसिटिव हैं, यदि आप उनको नहीं समझते हैं, यदि लीडर्स उनको नहीं समझते हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे कि भारत का विभाजन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, मतलब आज का बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का जो पाकिस्तान है, ये पहले एक ही पाकिस्तान थे, एक ही देश थे, ये 2 अलग अलग जगह, एक ईस्ट हो गया, एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया। लेकिन ये भाषा का ही था मेन रोल, जिसके कारण ये 2 अलग अलग देश बने और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। भाषा के आधार पर ही ऐसे बहुत सारे, आप यूरोप उठा करके देख लीजिए, यूरोप में जो अलग अलग देश बने हैं वो किसके आधार पर बने हैं, भाषा के आधार पर। इसीलिए भाषा राज्य बना सके, एक बड़े राज्य से 2 अलग अलग राज्य बना सके, पंजाब और हरियाणा, क्या इतनी शक्ति है? भाषा में बहुत ज्यादा शक्ति है। भाषा तो अलग अलग देश बना सकती है, ये तो राज्य है, एक ही देश में 2 राज्य बनाने हैं। तो इसीलिए आप इस डिफरेंस को छोटा डिफरेंस मत समझिए, अंतर,
लेकिन ये भी कतई भी ये बात भी कतई ठीक नहीं है कि यदि भाषा अलग अलग है तो दो क्षेत्र में या तो अलग राज्य बनाइए या फिर अलग देश बनाइए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने जो डिफरेंसेस हैं, अपने जो अंतर है, उनको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर अब और प्रॉब्लम क्या हुई, भाषा की यदि प्रॉब्लम होती केवल और केवल तो उसको संभाला जा सकता था, लीडर्स यदि मैच्योरिटी दिखाएं उसको संभाला जा सकता था। लेकिन भाषा के साथ साथ कि एक तो लैंग्विस्टिक वहां पर प्रॉब्लम है कि भाषा के आधार पर भेदभाव है, उसी के साथ साथ यदि आर्थिक तौर पर भी भेदभाव हो, यदि विकास का भी भेदभाव हो कि एक क्षेत्र में विकास कुछ है, एक क्षेत्र में कुछ, एक क्षेत्र में प्रशासन अच्छा है, दूसरे क्षेत्र में प्रशासन अच्छा नहीं है, एक ही राज्य में, तो समझ लीजिए दो राज्यों की नींव पड़ चुकी है। ऐसा ही कुछ रहा, भाषा की जो विभिन्नता थी वो तो थी ही, भाषा के डिफरेंसेस तो थे ही, उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उसमें भी डिफरेंसेस थे। कैसे, जब पंजाब और हरियाणा जब एक ही राज्य थे तो पंजाब की असेंबली में हरियाणा के जो लीडर थे, मतलब हरियाणा के क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन काफी कम था। इसीलिए हरियाणा के जो लीडर थे उनका यह मानना था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको आप बढ़ाइए। जैसे कि आज के दिन हरियाणा है तो हरियाणा से 10 लोकसभा यदि सीट है और किसी समय पर मान लीजिए कि यही 552 सीट की जगह मान लीजिए 700 सीट हो जाए, लेकिन यहां पर केवल 10 रखे, तो जाहिर सी बात है हरियाणा के लोग अपोज करेंगे उसको कि जब पहले 552 सीट थी तब भी हमारी लोकसभा की 10 सीट थी, अब जब 700 हो गई है तब भी हमारी लोकसभा की सीट 10 है, ये तो गलत है, ये तो भेदभाव है। तो आप इसी तरीके से समझिए कि जो रिप्रेजेंटेशन था, जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व जो था वो थोड़ा सा अलग था, और अंडर रिप्रेजेंटेशन हरियाणा के जो लीडर्स थे उनको लगता था कि हरियाणा पंजाब की असेंबली में वो अंडर रिप्रेजेंट है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कम है। ये भी एक डिफरेंस था। यदि तीसरे पॉइंट को देखें तो इकोनॉमी वाला आता है, आर्थिक विषमता वाला पॉइंट आता है। इसमें मेन मुद्दा क्या है, देखिए बजट जो था ना, जैसे पंजाब में क्षेत्र है मालवा और माझा, वहां पर जो भी बजट मतलब जितनी भी राशि आवंटित होती थी उसके विकास के लिए वो ज्यादा थी कंपेयर टू हरियाणा। अब हरियाणा में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, जबकि आजादी के बाद ये उम्मीद थी कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन हरियाणा के लोग और हरियाणा के लीडरों को यह लगा कि जिस हिसाब से पंजाब में जैसे मालवा और माझा जो क्षेत्र है उनका विकास हो रहा है, हरियाणा का इतना विकास हो नहीं रहा। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं का विकास हो रहा है, बाकी सभी के सभी पिछड़े हैं। यह भी एक मुद्दा था। उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी थे, जैसे प्रशासनिक जो उपेक्षा है वो भी है। जैसे जब आप हरियाणा और पंजाब जब ये एक ही राज्य थे तो आप इनके कैपिटल को देखिए, किसी समय शिमला लाहौर कैपिटल थी, फिर उसके बाद शिमला कैपिटल, फिर कॉमन चंडीगढ़ कैपिटल बनी। तो कैपिटल इतनी समय चेंज हुई है कैपिटल कि जो प्रशासन है, जाहिर सी बात है जब कैपिटल बार बार सफल होगी तो प्रशासन में सीधी सीधी दिक्कत आएगी, क्योंकि कैपिटल से ही तो प्रशासन चलता है ना। तो ये भी एक पॉइंट है। और उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय जो पहचान है, मतलब डिस्टिंक्ट जो कल्चर है और जो सोशल जो आइडेंटिटी है, हरियाणा जो क्षेत्र है उसकी पंजाब के जो क्षेत्र उससे अलग थी। तो ये सारे के सारे रीजन मिल करके, मतलब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कारण ये हरियाणा की जो मांग है उसको और ज्यादा पुष्ट करते थे। इसीलिए हरियाणा पंजाब से अलग होकर के एक अलग राज्य बना 1 नवंबर 1966 को। यदि केवल भाषा की बात होती और लीडर यदि चाहे तो उसको सोल्व करना तो आसानी से सोल्व की जा सकती थी। यदि ऐसा नहीं होता तो आप भारत को देखिए, कितना बड़ा देश है, भारत में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है। भाषाएं छोड़िए, डायलेक्ट्स देखिए आप इंग्लैंड में जाएंगे इंग्लिश बोली जाती है, स्पेन में जाएंगे स्पेनिश बोली, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, इटली में इटालियन भाषा बोली जाती है। तो वहां पर एक देश एक भाषा है, यहां पर तो एक देश में पता नहीं कितनी भाषा है। भाषा की विविधता को आप देखिए। तो यदि भाषा ये आधार होती कि अलग देश बने या अलग राज्य बने, और वो बनेगा ही बनेगा, तो भारत जो है वो भारत में इतनी एकता नहीं होती। ये तो लीडर्स की हमारे लीडर्स का प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म मतलब उनका विवेक है, दूरदृष्टि है कि उन्होंने भारत को एक रखा। जैसे जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन का डिमांड आई कि राज्यों का पुनर्गठन करना है, कैसे किया जाए, तो राज्यों का जब पुनर्गठन की बात आई तो राज्यों के पुनर्गठन में सबसे पहला मेन ये पॉइंट आया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर देते हैं, कि भाषा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, जहां पर तेलुगु बोलने वाले जो क्षेत्र है उसमें उसको एक स्टेट बना देंगे, तमिल बोलने वाला जो एरिया उसको एक स्टेट बना देंगे, कन्नड़ बोलने वाले जो भी क्षेत्र है उन सभी को इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट को एक करके एक राज्य बना देंगे। ऐसे ही केरला
एक स्टेट होगा, गुजरात हो गया। तो एक भाषा और एक स्टेट, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि एक भाषा और एक स्टेट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों रिजेक्ट कर दिया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। जब इसको रिजेक्ट किया गया तो भारत में भी प्रोटेस्ट हुए, बड़े मुद्दे हुए भारत में भी। उसके बाद संविधान में जो लिखा था कि कुछ समय बाद, जैसे संविधान के लागू होने के 15 साल बाद जो है हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा और हिंदी को एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर के दक्कन जो भारत है उसमें बहुत प्रोटेस्ट हुए, इतने भारी प्रोटेस्ट हुए थे 1960 में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक वो थे आंध्र प्रदेश में एक्टिविस्ट, उनका नाम था सीतारामल्लू, पोट्टे भाई सीतारामल्लू। मैं उनका नाम शायद ठीक से प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ये मेरे लिए। तो उन्होंने आमरण अनशन किया और कुछ समय बाद, आई थिंक 50 दिनों के उपवास के बाद उनका देहांत भी हो गया। इतने भयंकर दंगे भड़के आंध्र प्रदेश में कि सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ा और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इस आधार पर कि भाषा एक वो रखते हैं, पॉइंट रखते हैं और फिर स्टेट का गठन करते हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ा। इस लेवल तक डिमांड उठी थी। उसको संभाला फिर कैसे संभाला? प्रैग्मेटिज्म से, विजडम से, जबरदस्ती से नहीं संभाला। जो सदर्न स्टेट्स जो थे उनके डिमांड को स्वीकार किया गया। अभी तो देखिए अभी तक भारत टिका हुआ है क्योंकि जो लीडर्स जो थे वो बहुत दूर की सोचते थे। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। एंड नाउ आई होप कि आपको ये चीज फील आई होगी कि जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग कैसे हुआ, क्या मेन डिफरेंसेस थे। चलिए अब हम चलते हैं रोड मैप टू द रीऑर्गेनाइजेशन, जो पुनर्गठन है उसका इतिहास देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जो कमेटी है, जो कमीशन है, उनका आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि 1949 में से सच्चर फॉर्मूला आया। सच्चर फॉर्मूला ने थोड़ा सा प्रयास किया कि एक राज्य है उसमें 2 क्षेत्र हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उसमें भाषा है, तो किस तरीके से ये जो डिफरेंस है इसको दूर किया जाए। अपना एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले का नाम है सच्चर फॉर्मूला। अभी हम देखेंगे डिटेल में इसको। उसके बाद आया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाषा के आधार पर लैंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन हरियाणा मतलब पंजाब का नहीं होगा। उसके बाद रीजनल फॉर्मूला आया, जो क्षेत्रीय फॉर्मूला है। अब ये क्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था इसको भी देखेंगे। उसके बाद 1960 में पंजाबी सूबा मूवमेंट आई। अब ये पंजाबी सूबा मूवमेंट के बाद जो है सरदार हुकम सिंह कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद जेसी शाह कमीशन और फाइनली पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर दीजिए, ये दो राज्य बना दीजिए। एक ही राज्य के ये दो क्षेत्र है, 2 राज्य बन जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, प्रशासन बेहतर होगा और यहाँ के लोगों के लिए भी ये ज्यादा बेहतर है। ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है। अब देखते हैं एक एक को, देखते हैं किस प्रकार से। जैसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मतलब सच्चर फॉर्मूला था 1949 में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रयास सच्चर फॉर्मूला का 1 अक्टूबर 1949 को सामने आया। इसमें क्या था, भीमसेन जो सच्चर जो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उन्होंने कहा कि देखिए 2 क्षेत्र हैं, संकट तो है ही, यदि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं तो ये पूरे के पूरे राज्य के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो रहेगी। आने वाले समय में समन्वय लेकर के आना दोनों क्षेत्र में बहुत मुश्किल रहेगा, तो इसको ठीक कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, क्या चीज है डिफरेंस, भाषा है ना, कि यहां पर 2 क्षेत्र है, एक पंजाबी स्पीकिंग है, एक हिंदी स्पीकिंग है। तो एक काम करते हैं कि 2 भाषा रखते हैं कि जब भी बच्चा स्कूल में जाएगा तो पहली जो 1st से और 4th क्लास तक जो रहेगी आप अपनी मातृभाषा में, जो भी है आपकी पंजाबी या हिंदी जो भी है, लेकिन 4th क्लास के बाद कंपलसरी आपको अपनी लैंग्वेज एक्सचेंज करनी पड़ेगी एज अ सेकंड लैंग्वेज। मतलब क्या है कि यदि आप हरियाणा से हैं तो 4th क्लास तक तो आप हिंदी पढ़िए, 4th क्लास के बाद आपको हिंदी के साथ साथ पंजाबी भी कंपलसरी है। यदि आप पंजाब में हैं तो अपनी 1 से पहली क्लास से और 4थी क्लास तक आप पंजाबी पढ़िए, लेकिन 4th क्लास के बाद पंजाबी के साथ साथ आपको हिंदी भी सीखनी पड़ेगी। तो इससे क्या था, सच्चर जो ये जो फॉर्मूला जो था, इससे ये था कि डिफरेंसेस जो है भाषा के आधार पर वो धीरे धीरे आने वाला जब समय आएगा, जब जो दोनों जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे की भाषा सीख जाएंगे तो इनमें जो बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा, समन्वय हो पाएगा ठीक से। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही डिवाइड किया कि पंजाब और हिंदी जोन में, तो उसके बाद और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में सारी चीज बता दिया, लेकिन इसको लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, जनता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। बोथ दिस वाज रिजेक्टेड बाय द लीडर्स एंड बाय बोथ रीजन्स, वहां के लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया। इसलिए जो सच्चर
जो फॉर्मूला था ये ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद 1953 से 1955 जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, जिसको हम फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे फजल अली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक जो मेंबर थे वो थे एच.एन. कुंजरू और एक जो थर्ड जो मेंबर थे वो थे के.एम. पनीकर। इन्होंने क्या वर्डिक्ट दिया? इन्होंने कहा कि सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से जो पंजाब का जो रीऑर्गेनाइजेशन है, पुनर्गठन है 2 राज्यों में, उसको हम अस्वीकार करते हैं, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया फाइनली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया एक कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, ये जो डिफरेंस है इसको हम दूर कैसे करें, तो ये आया रीजनल फॉर्मूला, क्षेत्रीय फॉर्मूला। और ये कहा गया कि 2 रीजनल कमेटी हम बनाते हैं, और जो पंजाब का जो असेंबली है, पंजाब की असेंबली, उसमें 2 कमेटी होगी, एक हिंदी और एक पंजाबी। जब ये 2 कमेटी होगी तो दोनों के क्षेत्र पे विशेष तौर पर फोकस करेगी। ये कमेटी पंजाब वाले क्षेत्र में फोकस करेगी उसके विकास के बारे में या उसके जो भी मुद्दे रहेंगे। ये जो कमेटी रहेगी हरियाणा के ऊपर फोकस करेगी, मतलब उन क्षेत्रों पे फोकस करेगी, वहां के विकास में, और जो भी डिफरेंसेस है ये दोनों कमेटी आपस में बैठकर दूर करने का प्रयास करेगी। लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि 1960 तक आते आते धीरे धीरे पंजाबी सूबा की डिमांड होने लगी, और पंजाबी सूबा की डिमांड के लिए 2 लीडर आपको ध्यान रखने हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि संत फतेह सिंह आपको पता होना चाहिए और मास्टर तारा सिंह। ये 2 लीडर आपको पता होना चाहिए जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को और तेजी दी और इसको बढ़ावा दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद 1965 की बात करते हैं, 1965 की बात करते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के पास आगे बिल्कुल सितंबर 1965 की बात है। सरदार हुकम सिंह कमेटी का गठन हुआ। ये कौन थे? ये थे लोकसभा के स्पीकर, और इनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनी। उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी? उस कमेटी ने सुझाव दिया कि ऑफिशियली द कमेटी रिकमेंडेड लैंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन कर दिया जाए। इस कमेटी ने क्या किया? जो पहले जो फजल अली कमीशन था उसकी जो वर्डिक्ट था उसको रिवर्स कर दिया। भाई इस कमीशन ने और क्या किया है? पहले फजल अली कमीशन ने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर 2 राज्य नहीं बनेंगे पंजाब में से निकल के, हरियाणा और पंजाब। लेकिन यहां पर क्या हुआ? इसमें लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया कि यार इतने डिफरेंसेस है, एक काम करते हैं, दो अलग अलग राज्य बना ही देते हैं। तो इन्होंने उसको पुराने जो कमीशन के जो वर्डिक्ट था उसको रिवर्स करके लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्टेड? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, भाषा के आधार पर जो राज्य का जो पुनर्गठन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, टिक लगा दिया उसपे, और दिस सेट द स्टेज फॉर द डिवीजन। उसके बाद अब फिर इसको डिवाइड कैसे करें? फाइनली जेसी शाह कमीशन इसका गठन हुआ, और जेसी शाह कमीशन के आपको पता होने चाहिए 3 मेंबर्स, उनके नाम पता होने चाहिए, उनका वर्डिक्ट क्या था ये पता होने चाहिए। भाई कमीशन, ठीक है, एक्ट पास हो गया कि 2 अलग अलग राज्य बना दीजिए। अब एक कमीशन का भी गठन हुआ ये डिसाइड करने के लिए कि कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़ किसके पास जाएगा, पंजाब के पास या हरियाणा के पास जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र ऐसे होंगे जो कि हरियाणा राज्य का की टेरिटरी में आएंगे, कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जो कि पंजाब की उसमें जाएंगे, राज्य में जाएंगे, टेरिटरी में। तो इसके लिए कमीशन बनी, जेसी शाह कमीशन, और इसका गठन अप्रैल 1966 में हुआ। यदि हम देखें तो मैंडेट की बात करें तो डिलिमिटेशन ऑफ द बाउंड्री टू सेपरेट द हिंदी एंड द पंजाबी स्पीकिंग एरिया, और इसमें 3 मेंबर थे, 2 ने मेजोरिटी में, बहुमत में, और 1 में डिसेंट में। कैसे डिसेंट में था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो 3 मेंबर में से जो 2 थे, जस्टिस जेसी शाह और MM फिलिप, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो खरार जो तहसील है वो चंडीगढ़ ये हरियाणा में जाने चाहिए, हरियाणा के पार्ट बनने चाहिए, चंडीगढ़ शुड बी द पार्ट ऑफ हरियाणा। लेकिन एक एस दत्त ने क्या कहा था, वो डिसएग्री किए इस चीज से। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और खरार को हरियाणा के साथ इंक्लूड नहीं करना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी एक्सेप्ट हुआ, और मेजोरिटी एक्सेप्ट होने के बाद यही था कि चंडीगढ़ शुड बी द पार्ट ऑफ द हरियाणा। एस दत्त ने कहा था यदि चंडीगढ़ हरियाणा का पार्ट बना तो पंजाब जो राज्य बनेगा उसको सीधा सीधा इस बात पर विरोध रहेगा, वो बनने ही नहीं देंगे इस तरीके से। इसीलिए किसी कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए। लेकिन एस दत्त की जो वॉइस जो थी वो दब गई। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी जो डिसीजन क्या था कि करार और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का पार्ट बनना चाहिए। फाइनली जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया उसमें, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था, जो जेसी शाह कमीशन की जो
रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। जाहिर सी बात है, दोनों में डिफरेंसेस, दोनों साइडों में, दोनों पक्षों में डिफरेंसेस थे। इसके वर्डिक्ट को लेकर के फाइनली गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन करने के बाद चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कि ये यूनियन टेरिटरी रहेगी, एक केंद्र शासित जो है प्रदेश रहेगा, ये क्षेत्र रहेगा और ये ज्वाइंट कैपिटल रहेगी। और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद एक साझा राजधानी बनाई गई पंजाब और हरियाणा की ज्वाइंट कैपिटल, और आज भी एक ज्वाइंट कैपिटल है। भविष्य में यदि ऐसा हो कि चलिए ठीक है, चंडीगढ़ शायद पंजाब की राजधानी बन गई या हरियाणा की राजधानी बनी, तो जो दूसरा राज्य होगा एक ऐसा दूसरा कोई सिटी देख करके, कोई डेवलपिंग सिटी होगा उस राज्य में, जैसे मान लीजिए हरियाणा है तो हरियाणा में गुड़गांव हो गया, या फिर कोई दूसरा कोई सिटी हो गया, मान लीजिए अंबाला हो गया, वैसे तो गुड़गांव है, तो यदि गुड़गांव कैपिटल बने तो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की कैपिटल बना दिया जाएगा। इस तरीके से कि भविष्य में चीजें देखी जाएगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फाइनल चीजों को और देखते हैं। देखिए, जो पंजाब का पुनर्गठन था उसके लिए एक्ट पास किया गया, द लीगल सेपरेशन 1966, द पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम 1966। लेजिस्लेटिव एक्शन क्या, संसद में पारित करना पड़ेगा आपको, संसद पास करेगा। स्टेट रिओर्गनाइजेशन आपको पता है, पास इन द पार्लियामेंट, आपको डेट भी याद रखनी है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। 18 सितंबर 1966 को पास हुआ। आर्टिकल 3 के तहत इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 3, भारत के संविधान आर्टिकल जो 3 है वो एक संवैधानिक प्रावधान है, और उसमें अमेंडमेंट करने के बाद, संशोधन करने के बाद ये स्टेट रिओर्गनाइजेशन आता है। उसके बाद केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 नवंबर 1966, ये था उसका निर्धारित दिन। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, अब आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अब आपको ये भी जाननी है कि हरियाणा बनने के बाद जब इसकी नई शुरुआत हुई तो ये कौन सा स्टेट था। जैसे हरियाणा जब बना तो ये 17th स्टेट था भारत का 17वां राज्य था। अमेंडमेंट की यदि हम बात करें तो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संशोधन 1966, 18 था, ध्यान रखिएगा। पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये किस वो से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से, आप बताइएगा किस शहर से, कमेंट सेक्शन में बताना एक बार के लिए, पूछा जा सकता है। पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, धर्मवीरा, पहले गवर्नर धर्मवीरा। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा में कितने जिले थे, जैसे आज के दिन जिले हैं 23 जिले, हांसी नायक जिला बना है, तो उस समय कितने जिले थे, उस समय 7 जिले थे। आपको कैसे याद रखना है, आपको यदि आप याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख लीजिए, घर JKF याद रख लीजिए। जैसे से, एक मिनट रुकिए, H से गुड़गांव, गुरुग्राम, H से हिसार, H से हिसार हो गया। उसी के साथ साथ एक मिनट रुकिए, A से अंबाला, R से रोहतक, R से रोहतक। ये पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान से रखना। J से जींद, J से जींद, K से कुरुक्षेत्र, सॉरी करनाल, K से करनाल, K से करनाल। एक मिनट रुकिए, घर JK, आई थिंक F नहीं है यहां पर, JKM है, सॉरी M, JKM, ये F नहीं है, ये यहां पर M है, इसको M कर लीजिए। M मींस महेंद्रगढ़, ये यहां पर आ गया महेंद्रगढ़। एक मिनट, M महेंद्रगढ़, M महेंद्रगढ़। ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे। पूछा जा सकता है, कभी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये, लेकिन ये ऐसे याद रखिएगा, घर JKM ऐसे याद रखना आप इसको। 7 थे। उसके बाद धीरे धीरे नए नए डिस्ट्रिक्ट बने। अभी लेटेस्ट जो बना है वो हांसी है, हिसार से काट करके अलग हुआ है। यदि हम देखें अनरिजोल्व जो ज्योग्राफी है, चंडीगढ़ का इशू, इस मुद्दे के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, पंजाब का क्लेम क्या है, पंजाब का क्लेम ये है ज्योग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी। ज्योग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी कि हमारा भौगोलिक अधिकार है, बहुत समय से चंडीगढ़
पंजाब के पास रहा है। अब अचानक उसको हरियाणा का यदि पार्ट बनाते हैं तो पंजाब को एक्सेप्ट नहीं था। हरियाणा का क्या मानना है? हरियाणा का यह मानना है कि शाह आयोग की जो सिफारिश थी उसका एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। हरियाणा के पास ये लीगल अधिकार है, लीगल डिमांड है चंडीगढ़ को अपने पास रखने के लिए कि चंडीगढ़ जो भी हरियाणा करना चाहे कि उसकी कैपिटल बने, क्योंकि कमीशन ने कहा था और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में थी। इसलिए हरियाणा का क्लेम यह है कि ये लीगल राइट है हरियाणा राज्य का कि चंडीगढ़ उसकी कैपिटल बने। 1966 में क्या था? दैट वाज सोल कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। भाई संयुक्त पंजाब की राजधानी थी, लेकिन 1966 के बाद ये क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी, और फिर इसको संयुक्त राजधानी बनाया गया। आज के दिन भी क्लेम ऑलमोस्ट यही है कि पंजाब को बोलते हैं तो पंजाब का क्लेम यह है कि बहुत समय से उसी के साथ है। हरियाणा का क्लेम क्या है कि ये हमारा लीगल राइट है, क्योंकि कमीशन ने पंजाब को, चंडीगढ़ को हरियाणा को सौंपा था। उसके साथ साथ एक दो डिस्प्यूट और है, जैसे कि एक तो चंडीगढ़ कैपिटल का डिस्प्यूट हो गया हरियाणा और पंजाब के बीच में, और ये कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट नहीं है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। देखिए ना 1966 से और अभी तक है ये डिस्प्यूट। 1966 से और अभी तक एक और डिस्प्यूट है हरियाणा और पंजाब में, और काफी समय से। और लोकल जो पॉलिटिक्स है ना, वहां की जो क्षेत्रीय राजनीति, उसमें बड़ा दबदबा रखते हैं ये मुद्दे। चंडीगढ़ का मुद्दा और जो सतलज यमुना लिंक है उसका मुद्दा, जैसे कि ये जो अनरिजोल्व इश्यू है सतलज यमुना वाटर डिस्प्यूट, जल विवाद। जब पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1966, उसमें एक है सेक्शन, जैसे कि सेक्शन 78। इस सेक्शन 78 के तहत पानी को, रिवर जो वाटर है उसको डिवाइड किया गया। धारा 78 इस बात के बारे में चर्चा करती है। भाई ये जो एक्ट पास था इसमें चीजें बारीकियों में बताई जाएगी ना, कि इस एक्ट के तहत ये जो बाउंड्री होगी, ये क्षेत्र हरियाणा में होगा, ये पंजाब में होगा, रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पानी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैपिटल यदि है तो उसको शेयर कैसे करोगे, मतलब जाहिर सी बात उसमें बंटवारे की सारी चीजें होंगी। तो सेक्शन 78 में पानी के बंटवारे की बात की थी, और सेक्शन 78 में यह भी लिखा था कि रवि और ब्यास का जो पानी है उसका जल, उसका आवंटन किस प्रकार से होगा। फाइनली क्या हुआ कि सतलज, एक ये डिसाइड हुआ कि सतलज का जो पानी है उसके लिए एक सतलज यमुना लिंक वो स्टेब्लिश किया जाएगा, और हरियाणा का जो उसका उसमें कुछ हिस्सा है उस पे, मतलब वहां के पानी का, और हरियाणा को इस लिंक के थ्रू दिया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब का ये मानना है कि उसमें हरियाणा का कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा किसी समय पंजाब का पार्ट था, इसलिए उसको पानी दिया जाता था, ना तो ये उसके क्षेत्र में आता है। भाई जब आप देखेंगे जो हरियाणा का जो क्षेत्र है वो यमुना के पास है, यमुना और घग्गर जो नदी है उसके दोआब है वहां पर, और उसी के आसपास का क्षेत्र है यमुना और घग्गर के। सतलज और ब्यास का तो लेना देना ही नहीं है, वो तो पंजाब में है, उसका मेन जो कैचमेंट जो एरिया है वो तो पंजाब में है। तो हरियाणा को उनका पानी क्यों दिया जाए? हरियाणा को किसी समय इसलिए पानी मिल रहा था क्योंकि वो पंजाब राज्य में ही था। अब जब अलग हो गए तो आपने एक अलग राज्य बना लिया, पंजाब एक अलग राज्य हो गया, आपका कैचमेंट एरिया और आपकी जो नदियां हैं वो घग्गर और यमुना है, वहां से पानी लीजिए, आप वहां से क्यों? तो पंजाब का ये मानना, हरियाणा का ये कहना है कि हमारा लीगल अधिकार है क्योंकि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा था, और सुप्रीम कोर्ट में भी इससे संबंधित सुनवाई हुई, लिटिगेशन, डिस्प्यूट, और इतने समय से चलता आ रहा है। पंजाब सतलज यमुना लिंक से संबंधित ये जो सतलज यमुना लिंक है, इसमें यह भी पॉइंट था कि एक कैनाल बनाई जाएगी, उस कैनाल से सतलज का जो पानी है वो हरियाणा की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। उस कैनाल को बनाया ही नहीं गया है। 1990s में एक बार कंस्ट्रक्शन जब शुरू हुआ तो जो इंजीनियर थे उनको मार दिया गया, और अभी भी इस मुद्दे को सोल्व नहीं कर पाए दोनों के दोनों राज्य। जब भी जो स्टेट इलेक्शन आते हैं तो ये मुद्दे गर्म हो जाते हैं, और आपको हरियाणा और पंजाब की राजनीति में जो भी लीडर हैं वो आपको इन मुद्दों को उठाते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो साथियों, ये था 1966 तक का जो इतिहास है हरियाणा और पंजाब का, और हरियाणा का रिऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। आज के सेशन में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इतिहास के ये जो 4 सेशन है, यदि आप एक साथ इनको देखेंगे ना, तो आपको जो हरियाणा की हिस्ट्री है वो काफी हद तक कवर हो जाएगी, और उसमें भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके कवर होंगे। यदि कोई मेन स्पेसिफिक इसमें पॉइंट पूछा जाए तो अब आपका दिमाग उस पर सोच सकता है, काम कर सकता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर केवल फैक्ट आपको दे दिए गए। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।